ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा इसके लास्ट लेक्चर जो हुआ था वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एक नया चैप्टर जिसका नाम था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने पिछली बार जो दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो पहली बात तो टाइम एंड वर्क का कोर कॉन्सेप्ट था और दूसरा जो था हमारा एलसीएम टेक्निक थी। ठीक है, तो एलसीएम टेक्निक मतलब जिस टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं वो टेक्निक मैंने उसमें बताई थी। जिन्होंने नहीं देखी हुई है वो जाकर के लास्ट लेक्चर पहले चेकआउट कर लो, देख लो, उसको समझ लो कैसे करना है। एंड देन फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड टेक्निक से अपनी, जो कि हमारी एफिशिएंसी की टेक्निक्स के बारे में बताएगा। ठीक है, सो देखिए ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, ये सिर्फ टाइम एंड वर्क के हिसाब से चैप्टर नहीं है। अर्थमेटिक में यानी कि जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है ना, ये इस वजह से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन्होंने ये जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड इस वजह से सेलेक्ट कर रखा है कि काफी चैप्टर से दूसरे से मिक्स मैच आ जाते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के चैप्टर्स जो हैं वो एक चैप्टर अगर आपने पढ़ा तो उसी तरह के क्वेश्चंस आपको दूसरे चैप्टर में मिल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल है, इस वजह से सारे चैप्टर्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने एफिशिएंसी निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, यही तीनों फैक्टर्स पाइप और सिस्टर्न में भी वर्क करते हैं। ठीक है, पाइप और सिस्टर्न मतलब जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर एक पाइप से इतना पानी ये एक पाइप इतने समय में किसी बकेट को इतनी जल्दी भर देता है, किसी भी उसको इतनी जल्दी भर देता है, दूसरा इतनी जल्दी भरता है, तो उसमें भी एफिशिएंसी निकालनी होती है। ठीक है, सो वही पाइप और सिस्टर्न में भी यही इसी टाइप के कॉन्सेप्ट हमारे वर्क करने वाले हैं। पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे इसमें वर्क करेंगे। इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, वो भी इस चैप्टर में भी वर्क करेगा, पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर में वर्क करेगा। तो इंटरकनेक्शन है सारे चैप्टर्स का एक दूसरे से। दैट इज लाइक क्वेश्चन जो है ना, धीरे धीरे लेवल अगर आप करते जाओगे तो काफी सारे क्वेश्चन एक दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड होकर के आ जाएंगे। ठीक है, सो यही चीज हमें समझनी है कि पहली बात तो हम सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगा पाए इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरी चीज जो इसके पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम ठीक से समझ पाए और उस टाइप के हम क्वेश्चंस लगा पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला लेक्चर हो चुका था, वो हमेशा पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, पर फिलहाल आपको अगर वो लेक्चर देखना है, ठीक है, तो आप edXperts@youtube पे जा करके या फिर आप जहां पे वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। जिस चैनल पे भी आप वीडियो देख रहे हो, ये चैनल पे ही वीडियो पड़ रही है अभी आजकल। ठीक है, अगर आप किसी भी दूसरे चैनल पे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आप पहला लेक्चर आपको कहां मिलेगा, लेक्चर वाइज सीक्वेंस है, सारे लेक्चर मिलने वाले हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो आप जाकर के देख सकते हो। प्लस हाँ, जितने भी मैथमेटिक्स के अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक से, देखियो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है इस चीज पे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हो कि बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, अब टीचर्स क्या कर रहे हैं, ज्यादातर टीचर्स क्वेश्चंस लगवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चंस लगाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं उस ऑडियंस को, मैं उन बच्चों को भी देखना चाह रहा हूं जिन बच्चों को ये तक नहीं समझ आता है, ठीक है, या फिर जिन बच्चों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल समझना सारी चीजें, या फिर जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, या जो मींस जिनकी जो बेसिक पढ़ाई हुई है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, वो अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने साफ साफ बिल्कुल बोला हुआ है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बहुत स्लो प्रोसेस में लेकर के चलूंगा, सारी चीजें खत्म करूंगा और हर एक चीज आपको समझ में आएगी। फिर इसके बाद आप जाकर किसी भी टीचर से पढ़ो, ठीक है, या मेरे से ही पढ़ो, अगर आपको मेरा समझ में आ रहा है तो आपको पूरा बेसिक्स लेकर के एडवांस तक सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा प्रोसेस यही है, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ मेरा मतलब ही यही है कि मैं सीधे जाकर के सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस करवा दूं, एनडीए लेवल के या फिर आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस करवा दूं, मेरा बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं है। वो मैं करूंगा क्वेश्चंस, आप नहीं करोगे ना, तो समझ में नहीं आने वाला। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जितनी, सबसे पहली चीज तो मैं चाहता हूं कि आप पहले उस लेवल तक तो आओ। ठीक है, कि आपको मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास पढ़ाई नहीं, आप उसने फिफ्थ क्लास पढ़ा दिया, 10th क्लास पढ़ा दिया, तो आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं पूरा फर्स्ट से लेकर के 10th तक पढ़ाऊंगा पहले, देन 10th लेवल के क्वेश्चंस आपको दूंगा। समझ में आ रही बात क्या? तो वही चीज है, मैं सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन ला करके बनवा करके पीपीटी प्रेजेंटेशन और सीधे करवाने लग जाऊं कि भाई ये देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्या फायदा उससे? ठीक, वो तो मैं कर दूंगा क्वेश्चन में, अगर मेरे को आते होंगे तो मैं कर दूंगा क्वेश्चन, मुझे क्या है? ठीक है, मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, लेकिन आपने नहीं करी ना। तो पहली बात तो मुझे आपका स्टैंडर्ड वहां तक बनाना है एंड देन फिर जाकर के क्वेश्चंस करवाने हैं। समझ में आ रही है बात क्या? ठीक है, तो ये है, इसी वजह से मेरा थोड़ा सा प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वरना कुछ लोग तो वन शॉट में भी खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, मेरा वैसा नहीं है,
हाँ, मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर्स बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी की मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। सो मेरा जो तरीका है मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको तरीका पसंद आए, मेरा पढ़ाने का मेथड समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगातार जो वीडियोस आ रही हैं उनको देखते रहिए, ठीक है। अभी लाइव में ही चल रही है वीडियोस, ठीक है, कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड रहती है, कुछ वीडियोस लाइव रहती हैं, तो आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, एसएससी के लिए एक अलग ही प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एसएससी या बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक अलग से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आज हम लोग समझते हैं कि हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट जाने वाला है, मैं पूरे का पूरा चैप्टर कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ ट्रिक्स में ही खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इतना समझ में आए। हजारों ट्रिक्स होंगी पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, सब टीचर्स अपने अपने अलग अलग ट्रिक बना करके बैठे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वो हजारों ट्रिक आपके पेपर में काम, आपके लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स काम आती हैं, उन्हीं बेसिक ट्रिक्स को मैं बताने की कोशिश करता हूं कि भैया ये याद कर लो, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे हो जाएंगे। 100 ट्रिक मैं आपको दे दूं, आपको याद 5 ना रहे तो फायदा नहीं है, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब जो ये अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं लास्ट लेक्चर में, एक कोर कॉन्सेप्ट हो चुका है और एक एल्जेब्रा टेक्निक वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है हमारा एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एफिशिएंसी के ऊपर हम वर्क करेंगे, यानी कि दक्षता के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। सो दक्षता एक यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ना बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपको एफिशिएंसी के साथ खेलना आ गया इन क्वेश्चंस में, देन आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा पाओगे और पाइपर सिस्टम वाले क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से आप डील कर पाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि जो ये एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। तो जो अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, थर्ड कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास है क्या, एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट, इसका नाम है द एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट या फिर एफिशिएंसी की ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है द एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम लोग लिख देता हूं मैं पहले। सो द एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज तो एफिशिएंसी के बारे में क्या होता है, एफिशिएंसी होती क्या है, ये सब मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं तुमको, ठीक है। और एफिशिएंसी और टाइम का बहुत अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है। एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन हमें यहाँ पे अगर समझ में आ जाएगा कि एफिशिएंसी किस तरह से डिपेंडेंट है टाइम पे या टाइम किस तरह से डिपेंडेंट है एफिशिएंसी पे, तो हम ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से और डील करने लग जाएंगे। अभी तक हम लोग एलसीएम वगैरह निकाल करके एफिशिएंसी वगैरह निकालते थे, ठीक है। अब हम एलसीएम को एलिमिनेट करने वाले हैं। जो हमारी सेकंड टेक्निक थी वो थी हमारी एलसीएम निकाल करके एफिशिएंसी निकालने की, ये तो था, ठीक है। लेकिन अब हम एलसीएम को एलिमिनेट कर देंगे, एफिशिएंसी और डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात हम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट डील करते हैं कि एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है क्या, एफिशिएंसी किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। देन फिर हम उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए एफिशिएंसी और टाइम का बहुत अच्छा रिलेशन बनता है, ठीक है। जरा उसके बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए एफिशिएंसी जो है, सबसे पहली बात तो जो कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है। अब अगर जिसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता है या जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं जिनको इसको बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? सो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी, यही तो बात है, ठीक है। सो वही चीज है। तो एफिशिएंसी क्या है,
टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ इस चीज से जो मैंने यहाँ पे ये बोर्ड में लिखा, मैथमेटिकल लैंग्वेज, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि ये एक्चुअली में लैंग्वेज जो है ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती टाइप जो ये लैंग्वेज है ज्यादातर हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, लेकिन मैथ्स में इसका क्या मतलब निकाला जाता है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो मैथ्स में इसका क्या मतलब है जरा देखते हैं। समझो कि आपको किसी भी दो चीजों की एफिशिएंसी दी गई है। ठीक है, कोई भी दो चीजें हैं, दो कुछ भी ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रिक समझ लेते हैं। क्या ट्रिक लगाओगे यहां पर, आप समझ लो कि आपको ए और बी की एफिशिएंसी दी गई है, एफिशिएंसी ए रेशियो बी। अब यहां पे रेशियो यूज कर लिया गया है, एफिशिएंसी दो चीजों की एफिशिएंसी दी गई है, किसकी, इसकी ए रेशियो बी की एफिशिएंसी आपको दी गई है। ठीक है, क्या है एफिशिएंसी, ए रेशियो बी की एफिशिएंसी जो है आपके सामने वो है आपकी, लेट कर लेते हैं एक्स रेशियो वाई। क्लियर बात है, जरा ध्यान से समझ लो पहले कि एफिशिएंसी ऑफ ए और बी, ए रेशियो बी दिया गया है। ठीक है, या फिर एफिशिएंसी ए और एफिशिएंसी ऑफ बी का जो रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है, वो एक्स अनुपात वाई है। ठीक है, तो ट्रिक क्या रहती है, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का है, तो क्या करना है, इससे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको एफिशिएंसी ऑफ ए रेशियो बी दिया गया है और आप निकालना चाहते हो टाइम, ठीक है, ये जो ए और बी के द्वारा लिया गया टाइम है वो निकालना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, तो टाइम टेकन बाय देम ए एंड बी, तो इन दोनों के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा, ठीक है, टेक किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, वाई रेशियो एक्स। ठीक है, क्या बताना चाह रहा है, मैं समझ में आया कि आपको, मैंने कहा कि अगर एफिशिएंसी, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि एफिशिएंसी दक्षता जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में इस टाइप से कुछ भी दे दिया जाए कि ए और बी की जो एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो एक्स अनुपात वाई है, तो आप निकालो कि क्या रेशियो होगा उनके द्वारा किसी एक काम को करने पे जितना समय लगा है उसका अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कर दोगे, वाई रेशियो एक्स कर दोगे, जस्ट उसका रेशियो पलट दोगे। यही तो मैंने बताया कि एक बढ़ रहा होगा दूसरा घट रहा होगा, तो इसकी ट्रिक ये आ जाती है, ये याद रखना है आपको डायरेक्टली। तो कहने का मतलब है अगर कोई एक पर्सन है, ध्यान समझना, अगर कोई एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो 3 दिनों में अपने किसी एक काम को कंप्लीट करता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, उसको जस्ट पलट दो आप। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी बोलेंगे कि सर इसको पलटना था तो ये रेशियो पलट गया, ऐसे कैसे, जरा ध्यान से समझो। अगर मैंने इसको पलटना है तो इसको मैं 1/x रेशियो 1/y लिखूंगा, यही तो लिखूंगा। ठीक है, नहीं समझा, यही तो लिखूंगा। अब आपको क्योंकि पता है, क्योंकि ये भी रेशियो है और इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया देन फिर क्या होगा, मुझे क्या करना है, इसमें आपको मैंने बताया था रेशियोज में आप किसी भी तरह का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, किसी भी तरह का अगर रेशियो दिया हुआ है तो आप किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो जो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक ही नंबर का करना है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताया गया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें x और y को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, अब x और y को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x और y लिखोगे तो x से x कैंसिल, तो y आ जाएगा, रेशियो यहाँ पे x y लिखोगे तो y से y कैंसिल, x से जाएगा, तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो समझ में आई बात क्या। ठीक है, तो यही चीज है, अगर एफिशिएंसी ऑफ दो चीजों की एफिशिएंसी आपको दी गई है x रेशियो y में, तो अगर उसको आप रेसिप्रोकल करोगे, समझे बात क्या, मतलब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x रेशियो 1/y लिख सकते हैं, जैसे मैंने वहां बताया था कि 1/3 लिख सकते हैं 3 दिनों में काम करने के लिए, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी। उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे y रेशियो x क्यों बोल दिया, क्योंकि डायरेक्टली ये यही बनेगा, ये प्रोसेस होगा उसका। क्लियर बात है, समझ में आ गया क्या। ठीक है, तो ये याद रखना, ये है कॉन्सेप्ट जो कि आपका एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा दिख रहा है आपको। ठीक है,
ये है एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट एंड इसकी ट्रिक यही यूज करनी है। तो चलिए अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, फटाफट क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से करते हैं एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है A is twice as efficient, A is twice as efficient as B। ठीक है, as B। Now if they together can finish a job in 14 days, in how many days can A alone finish it? अब ये है आपके सामने क्वेश्चन, ये लीजिए, ये क्वेश्चन। सो जिनको नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो क्या है जरा समझ लीजिए आप लोग। ये बोला जा रहा है कि A is twice as efficient as B। कहने का मतलब ये है कि A कोई एक व्यक्ति है जो B किसी एक व्यक्ति से, ठीक है, दुगना एफिशिएंट है, दुगनी दक्षता वाला है। ठीक है, मतलब B जितना काम करता है उससे दुगना A काम कर सकता है उसी टाइम इंटरवल में। बात समझ आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ दे टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब। अगर वो दोनों किसी एक काम को एक साथ मिलकर के 14 दिनों में खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों किसी एक काम को क्या करते हैं, एक साथ मिलकर के 14 दिनों में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि उस काम को अगर ए अकेला करे जिसकी दक्षता 20 दुगनी है तो वो कितने दिनों में फिनिश कर देगा? जल्दी से इसका आंसर दे दो। ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूँ, जल्दी से बता दो। आ गया आंसर? ठीक है, चलिए बताइए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। हर क्वेश्चन में इस तरह के मैंने हर क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज बताई है। क्वेश्चन में देखो क्या चीज दी गई है। हमने 3 चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर के लिए। कौन कौन सी? हमने वर्क पढ़ा है इस चैप्टर के लिए, हमने एफिशिएंसी पढ़ी है इस चैप्टर के लिए, हमने टाइम पढ़ा है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। समझ आई बात क्या? अब इन 3 चीजों में क्वेश्चन में जो चीज नहीं दी गई है वो निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। सबसे पहला यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कि वो चीज निकालो जो इन तीनों चीजों में क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो चला जरा देखते हैं। सबसे पहली बात तो एफिशिएंट लिखा हुआ तो एफिशिएंसी दी गई है। समझ आई बात क्या? सो एफिशिएंसी निकाल लो। तो यहां पे सबसे पहली बात तो हम लोग एफिशिएंसी लिख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए और बी, ये दोनों एफिशिएंसी हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो क्या एफिशिएंसी आ रही है? बोला ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है,
सो जो ए है वो दुगना एफिशिएंट है बी से। तो जरा इसको रेशियो में लिख लेते हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, रेशियो में लिख लेते हैं। तो क्या रेशियो आ रहा है, 2:1, क्योंकि बोल रहा है कि ए जो है ट्वाइस है, दुगनी एफिशिएंसी क्या है बी से। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इफ दे टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 14 डेज। अब यहां पर हमें क्या दे दिया गया, टाइम दे दिया गया। तो क्या करने वाले हो इस जगह पे, क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी तो हमारे 2:1 में तो हमें पता लग गई, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। टाइम ये बोल रहा है कि जब दोनों एक साथ मिलकर के वर्क करते हैं तो टाइम लगता है 14 डेज का। समझ में आई बात क्या, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाला है, एफिशिएंसी यहाँ पे हमें पता लग चुकी है। इसका मतलब क्या है, इस एफिशिएंसी का मतलब भी ध्यान समझ लेना, 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है ए और 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है बी। क्लियर बात है, इसका यही तो मतलब हुआ। देखिए ए की वर्किंग क्या है, 2 यूनिट पर डे एंड बी की 1 यूनिट पर डे। भाई इस रेशियो का यही तो मतलब है, बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आगे समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने एफिशिएंसी निकाली, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप होना चाहिए हमारे पास वर्क निकालने का, क्योंकि हमें टाइम भी तो दिया गया है। जो चीज नहीं दी गई है वही तो निकालना है। क्लियर सी बात है, आ जाओ फटाफट से निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं समय लगा रहा हूँ, मैं समय लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है सबको, सबके माइंड के हिसाब से समझाना है। आप लोगों को समय लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग फटाफट मेंटली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, मेंटली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ जरा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम कंबाइंड एफिशिएंसी निकालेंगे। क्यों कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि टोटल वर्क देखना है हमें कि वर्क कितना किया गया, सबसे पहली बात ये, ठीक है। सो कंबाइंड एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या बन रही है बताओ, 2 + 1, ठीक है। तो 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी बन रही है, ये पर डे की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स हो गई। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब आ जाओ वर्क निकालते हैं। तो वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, अब वर्क निकालते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। अब दोनों जब एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो पर डे 3 काम करेंगे, क्या 3 यूनिट का काम करेंगे, एफिशिएंसी ये हो गई। और टाइम क्या दिया हुआ है बताओ, 14 डेज का टाइम दिया हुआ है। तो चलो आ जाओ 14 डेज यहां पे लिख देते हैं। तो 14 × 3 कितना हो गया, 42 है यूनिट का वर्क है पूरा टोटल, 42 यूनिट का वर्क है। क्लियर बात है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, अगर 42 यूनिट का वर्क है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे ए को अकेले खत्म करने में काम को, ठीक है। तो आ जाओ 42 यूनिट, 42 यूनिट्स काम खत्म करना है ए को अकेले, और एक एफिशिएंसी क्या है 2 यूनिट पर डे की है। तो क्या टाइम में निकल के आ जाएगा, है जी, टाइम तो आसान हो गया ना, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा 42 यूनिट्स पर डे, ठीक है। मतलब 42 यूनिट्स पूरा काम करना है, और पर डे कितना काम कर पा रहा है 2 की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 21 डेज आ जाएगा, क्या 21 डेज में ए जो है वो पूरा काम खत्म कर देगा। यही तो निकालना था भाई, आया समझ में। तो देखो मैंने इसको इतनी यहाँ पे इतने पेज इतनी इसमें कर दिया, ठीक है, ये, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा समय है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये, मैं तो ये सबको समझाने के लिए इतना बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको देखना है वहां पे लिखा था ए की ट्वाइस है एफिशिएंसी और बी की 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 हो गया, सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर दो 3 हो जाता है। टोटल वर्क डन है 14, 14 × 3 करोगे 42 हो गया, 42 को 2 से डिवाइड कर दो 21 डेज की, 2 एफिशिएंसी है ए की, खत्म। ये मेंटल हो गया काम पूरा। आपको तो पेन उठाना ही नहीं है, पेन पेपर मोड में तो क्वेश्चन करने ही नहीं है इस तरह के, तो इस तरह की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ आ रही बात क्या, ठीक है। पेन नहीं उठाना है आपको, इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब पूरा पेपर मोड में ऐसा हो जाना चाहिए, ऑप्शन डायरेक्ट दिखना चाहिए कि ऑप्शन ये है टिक करने के लिए डायरेक्टली। समझ आई बात क्या, ठीक है।
मैं इसलिए समझाता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट ट्रिक में चलते हैं पहले तो। सो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा रहेगा? कॉन्सेप्ट नंबर अब 4 है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। एमडीएच मसाले का ऐड देखा है आप लोगों ने? हालांकि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट एमडीएच मसाले का ऐड देखा होगा आप लोगों ने। वो जो बुढ़े से अंकल आते थे, ठीक है, कुछ लड़कियों को लेकर के वहां पे, ऐसा है ना। तो वो एमडीएच मसाले का ऐड था, है ना। तो वो एमडीएच याद रखो आप, जो नेक्स्ट ट्रिक है उसका नाम ही एमडीएच है। ठीक है, तो जरा ये एमडीएच का क्या मतलब होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिक है इसका नाम है एमडीएच ट्रिक। ठीक है, ये एमडीएच फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको बहुत सारे क्वेश्चन पे काम आने वाला है, तो ये नई ट्रिक है, जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, एमडीएच फॉर्मूला फॉर ग्रुप 1। एमडीएच फॉर्मूला, ठीक है, एमडीएच फॉर्मूला फॉर ग्रुप वर्क। ये किसके लिए काम आता है? ग्रुप वर्किंग के लिए काम आता है। अब ये एमडीएच फॉर्मूला फॉर ग्रुप वर्क के लिए काम जो आ रहा है, एमडीएच का क्या मतलब होता है और इसका फॉर्मूला किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा। फॉर ग्रुप वर्क का मतलब क्या है, तो इसके हिसाब से हम लोग एक क्वेश्चन पहले देख लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एमडीएच का फॉर्मूला तो समझ लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो देखो, एमडीएच का पहली बात तो मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, एमडीएच यहाँ पे मसालों का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, बट एमडीएच का इस यहाँ पर जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, तो इसमें क्या मतलब है एमडीएच का, तो इसका मतलब है, कोई किसी को पता है एमडीएच का मतलब क्या है? हाँ, सो ये याद रखना, इसका नाम, इसका मतलब है मैन, एम फॉर मैन, डे, आवर। ठीक है, ये है इस ट्रिक का पूरा का फुल फॉर्म, मैन, डे, आवर। ठीक है, चलिए सो हम लोग चलते हैं। ये समझ में आया मैन, डे, आवर, यानी कि देखिए एमडीएच का यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रिक तैयार करी हुई है। ठीक है, बहुत सारे टीचर समझाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे जो एक ट्रिक है, एमडीएच का मतलब क्या है, मैन, डे और आवर, इसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, इस ट्रिक को तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये ट्रिक यूज कब करनी है। सबसे पहली बात तो जब जब ग्रुप वर्क हो रहा हो। ठीक है, कि भाई 6 आदमी इतना काम कर रहे हैं, जब इस तरह का कोई भी ग्रुप वर्क आपको मिले। ठीक है, एक आदमी 2 आदमी से काम नहीं चलना है, आपको रहे कि 6 आदमी, 3 बच्चे, 4 औरतें किसी काम को इस समय इतने काम में कर रही हैं, या इस तरह का कोई ग्रुप वर्क मिलना चाहिए आपको, तब जाकर ये फॉर्मूला अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, तब ये इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है इस फॉर्मूले की। ऐसे यूज करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए पहली बात तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, ये किस तरह से फॉर्मूला बनता है, तो क्या है इसका मास्टर फॉर्मूला। इसका मास्टर फॉर्मूला समझ के चलते हैं। ये मास्टर फॉर्मूला कहलाएगा, ये हर जगह पे यूज होगा। ये है मास्टर फॉर्मूला। क्या है मास्टर फॉर्मूला इसका? सो एम डी एच और एफिशिएंसी ईबी। ठीक है, एम डी एच और ई। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अब देखो एमडीएच तो आपको ऐसे लिखना है, जो क्योंकि एमडीएच का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से समझ के चलना है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, इधर लिख देता हूं। ठीक है, ये लिखना है एम डी एच ई। ठीक है, एमडीएच, अच्छा ये एमडीएच फॉर्मूले के हिसाब से याद रखोगे आपको। ठीक है, आपको इसके बाद क्या है, एमडीएच, यहां पे हमने टाइम पहले डिस्कस कर दिया कि नहीं कर दिया, डे और आवर डिस्कस कर दिया, तो टाइम तो डिस्कस हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, टाइम डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या बचा, एफिशिएंसी बची, तो एफिशिएंसी को डिस्कस कर लेते हैं। और नीचे क्या बचता है, नीचे है हमारा वर्क।
ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे इक्वल लगाना है आपको, तो फिर से लिखना है एम डी एच और ई, ठीक है। और अपॉन क्या करना है, फिर से वर्क लिख देना, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। ये दोनों साइड लिखना है, ये चीज आपको दोनों साइड ही लिखनी है इसी तरह से, एम डी एच ई वाई डब्ल्यू, बताइए इतना याद रहेगा। अब ध्यान से समझना, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 1 1 1, और इस जगह पे हर जगह लिख देना है 2। ये है आपके पास मास्टर फॉर्मूला, बताइए नहीं समझ में आया ये? तो ये है मास्टर फॉर्मूला, m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 e2 अपॉन w2, ठीक है। अब जरा इसके इन सब के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो m के बारे में आप लोग बताओगे? देखिए m के बारे में आप बता सकते हो, m क्या है? यहाँ पे जो m यूज किया गया है, m मतलब मैन, है ना। तो मैन का मतलब है कि चाहे मैन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि कोई आदमी ही होगा तभी यहाँ पे लिखेंगे, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, कोई भी किसी भी तरह का ग्रुप में कुछ भी डाला गया हो, ठीक है, उन सबके नंबर यहाँ पे डाल देना। समझ आई बात? कितने कितने नंबर ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं उन सबके बारे में डाल देना। डे मतलब कितने दिनों में वो काम खत्म किया जा रहा है, वो डालना है। एच मतलब पर डे कितना काम किया जा रहा है, कितने घंटे काम किया जा रहा है, समझ में आई बात क्या? और ई फॉर एफिशिएंसी ऑफ ईच इंडिविजुअल, अगर दिया गया हो तो अच्छी बात है, ईच इंडिविजुअल की एफिशिएंसी डालनी है, ठीक है, या कंबाइंड एफिशिएंसी डाल दो। अगर नहीं दिया है ईच इंडिविजुअल की तो आप कंबाइंड की डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वर्क डन, जितना भी वर्क किया गया हो, तो ये डाल करके ये दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखना है आपको, क्लियर बात है? अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 जो 1 और 2 अलग अलग नंबर दिए गए, इसका क्या मतलब है? तो देखो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी दिया जाता है कि 6 आदमी एक साथ वर्क कर रहे थे, कुछ समय बाद छोड़ के चले गए, तो अब बचे हुए कितने आदमी, समझे? उस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी ये काम आता है। ये फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए जरा अगर ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन मन में बच्चों के और रहता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या है क्वेश्चन? वो क्वेश्चन यही है, ध्यान समझना। अगर आपको आवर्स ना दिए, देखो डेज तो लगभग जगह दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको आवर्स ना दिए हो तो आप यहाँ से एच हटा देना, ऑटोमेटिकली एच हटा सकते हो। अगर आपको आवर्स ना दिए हो तो ऑटोमेटिकली एच हटा देना, मतलब अगर टाइम जो टाइम ड्यूरेशन दी गई हो उसमें आवर्स ना दिए गए हो सकता है ना सिर्फ दिन ही दिए गए हो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बन जाते हैं कि सिर्फ दिन दिए गए हो, तो एच ऑटोमेटिकली यहाँ से हटा देना, ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? हो सकता है कि वर्क जो है वो दोनों सेम हो, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो भी हटा सकते हो, मतलब सेम वर्क करना है तो ये भी हटा दोगे, क्लियर बात है? तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि W1 is equal to W2, ठीक है, कि मतलब अगर वर्क सेम होता है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है MD E M1 D1 E1 is equal to M2 D2 E2, ठीक है। और आवर्स दिए ही ना हो तो ये फॉर्मूला भी आपका बन जाएगा। तो जो चीज नहीं दी है उसको हटाना है, लेकिन हटाना किसमें है? मैन नहीं हटाना है, डी नहीं हटाना है, ई नहीं हटाना है, W और H में ही कुछ ना कुछ हटेगा, अगर हटेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वरना तो पूरा फॉर्मूला लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, और मैं चलता हूं अगले क्वेश्चंस के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेते हैं, चलें। चलिए चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन है if 15 men can build a 30-meter wall in 10 days, men can build
30 मीटर वॉल in 10 days. ठीक है, how many days will 20 men take to build up? Then how many days will 20 men take to build a 40 meter 40 मीटर वॉल? अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझा देता हूं, जरा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर 15 आदमी हैं मिल करके 30 मीटर दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, 15 आदमी मिलकर के 30 मीटर की दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, तो कितने दिनों में 20 आदमी मिलकर के 40 मीटर की वॉल बना देंगे? क्लियर है क्वेश्चन? अब जरा इसके पैरामीटर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं यूज करने के सिखाता हूं, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो को रोक दो 1 मिनट के लिए, एंड करके फटाफट आ जाओ। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन देखना। अब जब भी इस तरह का कोई ग्रुप वर्क हो रहा होता है, ग्रुप वर्क समझ में आई नहीं बात? देखो क्या बोला गया, 15 मैन, तो ये ग्रुप वर्क है ना, पूरा का पूरा ग्रुप वर्क हो गया। तो ग्रुप वर्क वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या लगाते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था फॉर ग्रुप वर्क। अगर ग्रुप वर्क है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एमडीएच का फॉर्मूला आपके पास मैंने दे दिया है, आप उठाओ यहाँ पे लिखो। लेकिन उससे पहले एमडीएच के फॉर्मूले को ऐसे ही यूज करने से पहले आपको क्या देखना है कि पैरामीटर्स क्या दिए गए हैं। व्हाट डू यू मीन पैरामीटर्स, जरा समझो। पैरामीटर्स वो होते हैं कि जो चीजें इसमें पहले से ही गिवन है, जैसे कि m1 गिवन है क्या, कितने आदमी है पहले गिवन है भाई, m1 गिवन है, कितने आदमी है 15 आदमी है। ठीक है, अब क्या करना है, 15 आदमी है और क्या है, वर्क है, वर्क बता दो कितना है, W1 कितना है जी 30 मीटर है, 30 मीटर वॉल हमें डेवलप करनी है। उसका डे है, D1 क्या है 10 डेज है। ठीक है, अच्छा ठीक, और क्या क्या दिया गया है जी, अच्छा M2 दिया गया है, चलो M2 दिया गया है हमें, और वर्क भी दिया गया है हमें, वर्क भी दिया गया है, और क्या दिया गया है, D2 नहीं दिया गया है, वो हमें निकालना है। ये तो बात है। M2 क्या है बताना, 20 मैन है, वर्क कितना है 40 मीटर वॉल है बनानी है, ये 40 मीटर वॉल बनानी है, और D2 हमें दिया नहीं गया, यही हमें निकालना है। तो उसके उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, वो एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमें क्या रखना पड़ेगा इस जगह पर, वो रिलेशनशिप क्या करती है MDH रखो, लेकिन यहाँ पे H दिया नहीं गया है तो हटा दो, तो M1 D1 रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी दी गई है क्या किसी की, नहीं दी गई तो एफिशिएंसी भी हटा दो, नहीं दी गई तो हटा दो, अपॉन में क्या हो जाएगा W1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 D2। एफिशिएंसी दूसरे वाले में भी नहीं दी गई है, अगर पहले में नहीं दी गई तो दूसरे वाले में भी नहीं दी गई है। ठीक है, अपॉन W2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर ये चीज है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, M1 D1 रखो फटाफट, 15 इंटू D1 कितना है 10 डेज है, अपॉन 30 हो जाएगा। इसी के साथ इक्वल टू M2 क्या है हमारे पास 20 है, इंटू D2 क्या है, D2 हमें पता ही नहीं है, D2 निकाल लो, अपॉन W2 क्या है 40 है। तो फटाफट आप इसको कैंसिल आउट करो जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 2, ठीक है, 30/3 10 आ जाएगा क्या, देखो भाई 3 1 3 3 5 15, और D2 कितना निकल के आ गया 10 डेज आ गया।
देखा कितना इस तरह का क्वेश्चन कितने आसानी से लगने लग गया। समझ में बात क्या? तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये देखो ये है इस तरह के क्वेश्चंस करने का तरीका, याद रहेगा। आया कुछ आज समझ में? ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक्स थी, ये कुछ और भी ट्रिक्स हैं। मैंने हर ट्रिक के बाद देखिए क्वेश्चंस आपको लगाने बता दिए हैं। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गए होंगे। अब एक लास्ट ट्रिक आपकी बचती है, एक लास्ट वो क्वेश्चन के साथ ट्रिक है। वो जब तक क्वेश्चंस नहीं पता लगेंगे तब तक वो ट्रिक यूज करना नहीं आएगा, मतलब वो क्वेश्चन के साथ ट्रिक है, यानी उसके लिए हमें क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जो ट्रिक है और जो क्वेश्चंस हैं, जैसे वर्क एंड वेजेस वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वर्क एंड वेजेस वाले क्वेश्चन आप लोग समझते हो। ठीक है, वर्क मतलब कार्य और उसका जो वेतन दिया जा रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो वो उस टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो अलग टाइप के क्वेश्चंस लगा के मिलेंगे। उसके लिए कोई इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है मेरे को। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ही करके, मतलब कॉन्सेप्चुअल तो ही है पर उसको अलग से कॉन्सेप्ट ना समझा करके सीधे क्वेश्चंस में ही हम लोग पुट करने की सीखेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन लगेंगे। तो अब इसकी एक क्लास और है जो कि हमारी नेक्स्ट डे लगेगी, नेक्स्ट लेक्चर में लगेगी। ठीक है, उसमें हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और लास्ट ट्रिक को समझ करके इस चैप्टर का दायरा कर देंगे। फिर ये चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन जो बचे होंगे वो हम लोग मींस जो भी हमारा सेशन रहेगा उस टाइप के क्वेश्चंस का एक बड़ा सा सेशन लेकर के जितने भी पीवाईक्यूज वगैरह है उसको हम लगाएंगे, तब उन सारे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। बस अभी मैं आपको सिर्फ तरीका बता दे रहा हूँ हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो हर एक चैप्टर 2 या 3 लेक्चर्स के से ज्यादा नहीं जाएगा, इन लेक्चर्स में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली ये भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक लेक्चर में नहीं लग पाते हैं, और क्योंकि 1 घंटे में 45 मिनट में चैप्टर खत्म करना होता है, कुछ लेक्चर खत्म करना होता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम एक दिन काफी लंबा वो लेकर के आएंगे, लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें आपको क्या होगा कि सारे क्वेश्चन एक साथ देख लिए जाएंगे। तब तक आप लोग इन ट्रिक्स का, जो भी ट्रिक्स मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप लोग क्या करो कि क्वेश्चंस उठाओ और लगाना स्टार्ट कर दो। जहां जो भी बुक आप लोग यूज कर रहे हो, किसी भी तरह की बुक यूज कर रहे हो, आप क्वेश्चंस लगाओ और उठाना स्टार्ट कर दो। इन्हीं सारी ट्रिक्स से वो सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। क्लियर बात है? ठीक है, चलिए मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। आप मेहनत करना और बढ़ा दीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्जाम सब सर पे आ गए हैं, नया साल भी आ चुका है। ठीक है, तो मेहनत करनी है आपको, लगातार मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।